मित्रों, आजादी से पहले देश में एक अलग ढंग की भावनाओं की बयार बहा करती थी। उस समय फिजाओं में देशभक्ति के तराने गूंजा करते थे। भारत का जन्म सन 1947 में हिटलर, स्टालिन, माओ जैसे तानाशाह शासकों की परछाई में हुआ, जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे और वर्चस्व की मानसिकता से संचालित थे। इसके विपरीत भारत का निर्माण ऐसे संतों की छत्रछाया में हुआ जिन्होंने देशवासियों को वास्तविक देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। वे हमें भारतीय बनाना चाहते थे, न कि हिंदू, मुस्लिम अथवा सिख, ईसाई। जर्मनी में हिटलर, रूस में स्टालिन और चीन में माओ ने राष्ट्रवाद के नाम पर लाखों लोगों की हत्या की, जबकि महात्मा गांधी की देशभक्ति ने बिना खून बहाए हमें आजादी दिलाई। नमस्कार मित्रों, आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति भाषण लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, भारत की मानसिकता, भारत की संस्कृति, हमेशा से यहाँ का संदेश ज्ञान व प्रेम रहा है। यहाँ कभी भी वसुधा में वर्चस्व की स्थापना के प्रयास नहीं किए गए। यहाँ के प्रयत्न तो हमेशा ही वसुधा में कुटुंब की स्थापना के रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम ही यहाँ का जीवन मंत्र रहा है। यहाँ के ज्ञानी ऋषियों ने समस्त देशों, समस्त प्राणियों को ब्राह्मी चेतना से एकाकार माना और अपनी इस अनुभूति को सर्व खलविदम ब्रह्मा कहकर परिभाषित किया। यहाँ के ज्ञान में सभी के लिए प्रेम का उपदेश है और सभी के साथ प्रेम में परम ज्ञान का संदेश है। भारत के जनगण मन में यही भाव रचा बसा होने के कारण भारतवासियों ने आजादी के बाद लोकतंत्र को स्वीकार किया। लोकतंत्र के सुविचार में भारत व भारतीयता की झलक है। यह पुरातन व नूतन भारत के चेतन अचेतन हर तरह की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। इसे सुनकर मन में अनेक स्मृतियां झंकृत हो उठती हैं। इन सबके केंद्र में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का भाव सबसे प्रबल होता है। भारत में अंग्रेजों ने व्यापार से शुरू कर जो राज्य स्थापित किया, उसकी पकड़ कई तरह से मजबूत थी। इसके लिए उन्होंने देश को कई तरह से कमजोर करने की कोशिश की। आर्थिक शोषण, नागरिक अधिकारों का हनन, शिक्षा का विद्रूपीकरण, भेदभाव और फूट डालकर देश को दुर्बल करने की कोशिश की। जो भारत उन्होंने हमें लौटाया था, वह उस भारत के मुकाबले दीनहीन था जब उन्होंने यहाँ पहली बार पदार्पण किया था। भारत के लिए उनकी नीतियाँ ऐसी थीं जिनसे केवल शोषण ही संभव था, जिन्होंने यहाँ की मौजूद कला और कारीगरी की स्थानीय आधार संरचना को बुरी तरह से ध्वस्त किया। देशवासियों में से बहुतों को अंग्रेजी तौर तरीका, सोच विचार और ज्ञान विज्ञान भाने भी लगा। उस पर श्रेष्ठता की मुहर लगाने का कुचक्र भी रचा गया, लेकिन इससे संघर्ष हेतु देशभक्तों की एक समूची पीढ़ी खड़ी हुई और लगभग एक सदी के संघर्ष के बाद स्वतंत्रता की घड़ी एक मुश्किल घड़ी के रूप में आई। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था और जब एक उपनिवेश स्वतंत्र होता है तो एक स्वतंत्र यानी कि स्वायत्त देश के रूप में उसके सामने अपने को परिभाषित करने की और सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन को संचालित करने की चुनौती खड़ी होती है। उसके सामने कई विकल्प होते हैं जिनमें से वह एक चुन सकता है। हर विकल्प की अपनी कीमत होती है और उससे जुड़ा हुआ जोखिम भी होता है, पर जो भी चुनाव होता है उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। हमारी मुसीबत कुछ ज्यादा ही होती गई, क्योंकि हमने सोच विचार के चौखटे और पैमाने औपनिवेशिक व्यवस्था से ही उधार ले लिए और उनमें हमारा विश्वास भी था, क्योंकि भारत भूमि में वे ही जांचे व परखे गए थे। कह सकते हैं कि हम उन्हीं में खो से गए थे। जो कुछ भी मिला और जिस रूप में भी मिला उसे स्वीकार कर लिया और उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं की गई। खास तौर पर सामाजिक, शैक्षिक और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हमने अंग्रेजों का मॉडल स्वीकार कर लिया
और उसी औपनिवेशिक तंत्र की परिधि में लोकतंत्र को चलाना शुरू किया। देश का झंडा भी बदल गया, अधिकारी भी बदल गए, पर जो उनकी जगह आए उनकी नजरों में पुराना ढर्रा ही ठीक था। पद, काम, तौर तरीके सब कुछ वही है, इसलिए मानसिकता भी वही रही। हमारे जनप्रतिनिधियों के रूप में चुनकर जो लोग विधानसभाओं या संसद में पहुंचते हैं, जिनमें से कई मंत्री बनते हैं, उनके भी तेवर बदलने में देर नहीं लगती। आज की स्थिति यह है कि कायांतरण तो हुआ, पर भारतीय शरीर में अंग्रेजी आत्मा ने वास करना आरंभ कर दिया। आजादी के 7 दशक बाद भी इससे छुटकारा नहीं मिल सका। भारतीयता और देशभक्ति को परिभाषित करने वाले विकल्प की तलाश अभी भी बाकी है। स्वाधीन भारत में अभी भी बहुत कुछ स्वाधीन होना शेष है। भारत माता की जय के नारों के बीच भारत माता की पहचान करना अभी भी बाकी है। आखिर ये भारत माता कहाँ है? भारत की मिट्टी, भारत की धरती, भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत, यह सब तो भारत माता का शरीर है, जिनसे हम सब बेहद प्यार करते हैं। ऐसा करना उचित भी है, लेकिन जिसका महत्व सबसे ज्यादा है वह है भारत देश की आत्मा। भारत माता की चेतना सर्वव्यापी है और वह चेतना है हम सब लोग, वे सभी लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हुए हैं। हाँ, भारत की जनता ही भारत की चेतना है। यही भारत माता है, यही भारत देश की आत्मा है। इनमें से किसी के साथ भेदभाव उचित नहीं है। इनमें से प्रत्येक के साथ आत्मीयता व एकात्मकता में ही भारतीयता है। जब हमें यह अनुभूति होगी, जब हम भारत माता व भारतीयता को सही ढंग से पहचानेंगे, इसे सही तरीके से परिभाषित करेंगे, तभी हम भारत व भारतवासियों के लिए सही विकल्प का चयन कर सकेंगे। तभी भारतीय लोकतंत्र का सही रूप विकसित हो सकेगा। तभी एक ऐसी व्यवस्था विनिर्मित हो सकेगी जो भारतवासियों के द्वारा भारत देश के लिए बनाई गई हो, जिसमें प्रत्येक भारतीय के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी हो, जिसमें राष्ट्रवाद कट्टरता के रूप में नहीं, देशभक्ति के रूप में परिभाषित और प्रकाशित हो, जिसमें विरोध और विवाद की प्रक्रिया का अंतिम परिणति संवाद के रूप में हो, जिसमें मतभेद तो पर्याप्त हो पर मनभेद न हो। हम सभी में अपने देश की प्राकृतिक सुंदरता, मानव निर्मित उपलब्धियों, उसके इतिहास व संस्कृति से भरपूर प्यार हो, पर हम में से किसी के मन में एक दूसरे को सताने का कोई भी भाव न हो। हमारा यह प्यार किसी भी सीमा पर जाकर न रुके और न थमे। भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र की कोई सीमा इसे न रोक सके। इसके सभी निवासी सच्चे अर्थों में भारतीय हों और देश व विश्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। हम में से प्रत्येक के लिए भारतीयता, मानवीयता का परिचय व पर्याय हो और हमारा लोकतंत्र इसका सच्चा संवाहक हो। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।